हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है जेई टोटल सीरीज में। सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर। और आज जो है इस सेशन में हम लोग सॉल्यूशंस टू डीपीपी 1 देखने वाले हैं। तो अब तक इसके पहले जो 6 सेशंस थे उसमें हमने सारी थियोरी कवर कर ली है सीक्वेंसेस की, विच इज गुड इनफ फॉर यू टू क्रिएट द एंटायर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर जेई मेंस। जेई मेंस के प्रिपरेशन के लिए सीक्वेंसेस इन सीरीज का सारा लेखा जोखा जो है हमने इन 6 थियरी सेशंस में कवर कर लिया है, जहां पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए हैं ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो पाए। और अब बारी है डीपीपी 1 और डीपीपी 2, राइट। तो इनको जो है काफी अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। हमने कोशिश की है कि जो डीपीपी 1 है वहां पे भी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ता जाए जैसे हम आगे जाएंगे, और डीपीपी 2 में जो है लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स और बढ़ेगा। तो अगर एक दो मिनट आपका टाइम लेते हुए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा राइट कि यहाँ पे पूरी थियरी, ऑल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड, ऑल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट यू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज आपने गैदर कर लिया है, नॉलेज आपने गैदर कर लिया है, राइट। और नॉलेज आपने गैदर कर लिया है। और ये जो 2 सेशंस होंगे, ये जो 2 सेशंस होंगे उसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके एप्लीकेशन स्किल्स, यस, वो एनहांस होंगे। एप्लीकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होंगे। एंड दैट इज व्हाई इस नॉलेज को जो है आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे, इस नॉलेज को जो है आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे इन दोनों सेशंस में। तो ये जो दोनों डीपीपीज हैं बच्चों, डीपीपी 1 और डीपीपी 2 आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, जहां पे आपको ये सारे के सारे 6 जो थियरी सेशंस है, कंसेप्ट सेशंस है, वो उनके नोट्स, पीडीएफ नोट्स जहां आपको मिले हैं, वहीं पे जो है आपको डीपीपी 1 और डीपीपी 2 ओनली प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो अगर आप एक जेई मेंस, सिर्फ जेई मेंस के एस्पिरेंट हो, मतलब आपको सिर्फ जेई मेंस फोड़नी है, ये अगर आइडिया क्लियर है, राइट तो आपको जो है डीपीपी 1 में डीपीपी 1 पूरा करना है। अगर आप एक जेई मेन के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको जो है डीपीपी 1 पूरा करना है, डीपीपी 1 पूरा करना है। और कुछ प्रॉब्लम्स प्लस अ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ डीपीपी 2 आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं, बट वहां से आपको इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं कराना है, राइट। यस, फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ डीपीपी 2। अब इसका रीजन समझने की कोशिश करो, इसका रीजन समझने की कोशिश करो। ये जो डीपीपी 1 है इसमें इजी प्रॉब्लम्स हैं और मॉडरेट प्रॉब्लम्स हैं बच्चों। तो द आइडिया इज कि जनरली कोई भी एक जेई मींस का प्रॉब्लम में 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूं, इजी प्रॉब्लम, मॉडरेट प्रॉब्लम और हार्ड प्रॉब्लम। तो ईएमएच ऐसा बोल लेते हैं, करेक्ट। तो अबाउट 40 to 45% ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कम इन जेई मींस, जो जेई मींस में आते हैं वो इजी होते हैं। 40 to 45% जो हैं वो मॉडरेट होते हैं, माने मीडियम होते हैं। और जो बचे हुए 15 to 20% हैं, उतने क्वेश्चंस जो हैं वो हार्ड होते हैं। तो अगर आपको जेई मेंस यही आपका टारगेट है, जेई एडवांस्ड आपका टारगेट नहीं है, तो आपको जो है इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को ही टारगेट करना चाहिए जो डीपीपी 1 में भरा पड़ा है। डीपीपी 1 हैज 10 प्रॉब्लम्स, 10 प्रॉब्लम्स है डीपीपी 1 में। वो 10 के 10 प्रॉब्लम्स इन दोनों कैटेगरी में से बैठते हैं, ऑफ ऑल द थियरी दैट वी हैव लर्नड, ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, ऑफ ऑल द कांसेप्ट्स एंड टेक्निक्स दैट वी हैव लर्नड इन दीज 6 थियरी सेशंस। इन 6 थियरी सेशंस में जो हमने कांसेप्ट्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज और टेक्निक्स पढ़े हैं, उनको जो है हम यूज करके इजी और मॉडरेट लेवल के प्रॉब्लम्स, 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे डीपीपी 1 में। और ये वीडियो इस चीज का है। और डीपीपी 2 में जो है मॉडरेट से हार्ड सवाल आएंगे, मॉडरेट से हार्ड सवाल आएंगे। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे, मीडियम लेवल के होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हार्ड लेवल के होंगे फॉर जेई मेंस। तो अगर आप एक जेई एडवांस के बच्चे हो तो आपको तो सारे प्रॉब्लम्स करने हैं बेटा, है ना, सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। बट अगर आप जेई मेंस के बच्चे हो
तो आपको यार डेफिनेटली डीपीपी 1 पूरा करना चाहिए। उसके इजी प्रॉब्लम्स, उसके मीडियम प्रॉब्लम्स जहां भी हो सके मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इजी है या मॉडरेट है या हार्ड है या फिर इजी मॉडरेट के कहीं बीच में है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मॉडरेट हार्ड के बीच में भी होते हैं, राइट। तो यार आपको ये दोनों तो पक्का करना है और डीपीपी 2 के मॉडरेट प्रॉब्लम्स इतना तो करना है टू गेन कॉन्फिडेंस। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, आपको हर प्रॉब्लम पहले अटेम्प्ट करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आपने डीपीपी 1 खुद से पहले सॉल्व नहीं कर रखा है और आप ये वीडियो बिना डीपीपी 1 को सॉल्व किए देख रहे हो, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बिना रिजल्ट की चिंता किए। आई होप आपने सारे थियरी सेशंस देख लिए होंगे एंड आई होप आपको बहुत मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। एक सिंप्लीफाइड तरीके से हमने सारे कंसेप्ट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और अब एलिवेट करने की बारी बच्चों, अगले लेवल पे ले जाने की बारी है अपने प्रिपरेशन को। तो चलिए डीपीपी 1 के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब भी क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा अभी, जब भी क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। तो आप जो है उस चीज को मास्टर कर रहे हो, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट में। बट अगर नहीं आता है तो ये बात याद रखो कि वो आपका फेलियर नहीं है, अभी आप सीख रहे हो और उससे आपने बहुत कुछ गैदर किया है नॉलेज। और अगली बार इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तब वो क्वेश्चन डेफिनेटली फोड़ सकते हो। और यही माइंडसेट के साथ आपको घुसना है बच्चों जेई टोटल सीरीज में, जो आपके प्रिपरेशन को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो आइए ये प्रॉब्लम देखते हैं। एज यूजुअल जो है हम हर क्वेश्चन के लिए मिनिमम 3 स्लाइड्स रखेंगे। ये पहला स्लाइड है जिसपे सिर्फ क्वेश्चन होगा और यहाँ पे जो है बिल्कुल भी मैं सॉल्विंग नहीं करूंगा, ठीक है। और अगले स्लाइड पे पूरी सॉल्विंग होगी, यहाँ पे पूरी सॉल्विंग होगी और अगले स्लाइड पे उसका टाइप सोल्यूशन होगा वेरेवर अवेलेबल, राइट। तो यस बच्चों, ये सवाल आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सोल्यूशन अटेम्प्ट किया होगा, कुछ बच्चों को आया होगा, नहीं आया होगा तो डेफिनेटली सीखेंगे कैसे करना है। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डील कर रहे हैं। पहला ही सवाल एपी का है बच्चों, राइट। सच दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज 225। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना बच्चों, उसमें एक स्पेसिफिक टेक्निक है सॉल्व करने की जिससे प्रॉब्लम थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, राइट। तो और वो जनरली काम करता है। ऑल्दो इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। एक शॉर्टर तरीका, रिलेटिवली शॉर्टर तरीका, जिसमें थोड़ा सा जो है हमें एपी के कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, जो मैं यहां कराऊंगा। और दूसरा तरीका जो ज्यादा अल्जेब्राइक है, जो ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है, वो अगले पेज पे आपके लिए टाइप सोल्यूशन के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो है हमें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स लाना है, ये देख लेते हैं। व्हाट डू वी वांट? वी वांट सम ऑफ 24 टर्म्स, है ना, सम ऑफ 24 टर्म्स, राइट। जिसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट 24 टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल A24 n/2। हमें पता है बच्चों फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, है ना। तो 2a प्लस n-1d उसका फॉर्मूला है 2a1 प्लस n-1d। बट क्या मैं ये बात जानता हूं कि ये जो 2a प्लस n-1d आया है, ये कहां से आया है? क्या आपको याद है जब हमने डिराइव किया था इस फॉर्मूला को, हमने ये बोला था दैट फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा मैं वो थियरी में वापस करने चाहूंगा। यस, यहाँ पे ये सेशन में हमने पढ़ा था ये चीज, पहले ही सेशन में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम ढूंढने गए थे, तब हमने ये पढ़ा था 2, 5, 8, 11, ये एग्जाम्पल लेके हमने ये चीज पढ़ी थी, राइट। और हमने ये कहा था बच्चों कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ध्यान से देखिए इस चीज को, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फिर इन दिस केस फर्स्ट टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, राइट, इनका जो सम है वो है 19, राइट। अभी अगर मैं सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म लू, ध्यान से देखिए, फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट इज 2 प्लस 17 जो कि 19 है, जिसका सम 19 है ना। सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस सेकेंड फ्रॉम द लास्ट 5 प्लस 14 वो भी 19 है।
राइट और अगर आप 8 प्लस 11 करोगे तो 8 प्लस 11 भी 19 है, 8 प्लस 11 भी 19 है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है जिसके बारे में हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट प्लस लास्ट is equal to second plus second last is equal to second plus second last equal to third plus third last. First plus last is equal to second plus second last is equal to third plus third last. और ऐसे ही ये अंदर अंदर तक जाता है और हम ये कह सकते हैं कि अगर 6 टर्म्स हैं तो ये 19 के 3 पेयर्स हैं, 6/2। 6 टर्म्स हैं तो 3 पेयर्स हैं और 3 क्या है, 6/2 है। और वहीं से बच्चों ये n/2 फॉर्मूला आता है। अगर n टर्म्स हैं तो n/2 पेयर्स हैं जिनका सम जो कि 19 है, 3 × 19 है, ये पूरे चीज का सम, राइट। और वो जो 19 है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है। a प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1d है ना। तो a प्लस n-1d वही आपको 2a प्लस n-1d देता है। और ये आइडिया अगर क्लिक हो गया आपको कि यार ये जो 2a प्लस n-1d है वाज नथिंग बट a प्लस n-1d, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब ये आइडिया आपको क्लिक हो जाता है बच्चों, आप ये 2a प्लस n-1d के जगह पे जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख सकते हो। सोच के देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख सकते हो, राइट। 24/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब a1 प्लस a24। ध्यान से यहां तक जो हमने डिस्कस किया है उसको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, इस कंसेप्ट को प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। आई नो थोड़ा सा अलग है बट ट्रस्ट मी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, राइट। एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा है ताकि कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी हो, राइट। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज द सम ऑफ ऑल n नंबर ऑफ टर्म्स, इन दिस केस 24 नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यार a1 प्लस a24 कहां से आएगा, आपने लिख तो दिया है। वो आएगा इस इंफॉर्मेशन से जिसको हमने अभी तक डिकोड नहीं किया है, राइट। इस इंफॉर्मेशन से उसको जिसको हमने अभी तक डिकोड नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, a1 प्लस a24 यही तो हमें यहां पे चाहिए, राइट। तो इन दोनों को हमने यूज कर लिया है, a1 प्लस a24। अब क्या मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे पेयर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो a1 और a24 पेयर है, a5 और a20 भी पेयर है। अब आप सोचोगे क्यों सर a5 और a20 पेयर्स क्यों है? क्योंकि a5 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग और a20 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म है फ्रॉम द एंडिंग। सोच के देखिए, a24 लास्ट टर्म है, a23 सेकंड लास्ट टर्म है, a22 थर्ड लास्ट टर्म है, a21 फोर्थ लास्ट टर्म है और a20 बच्चों 5th लास्ट टर्म है। तो a5 प्लस a20 मतलब 5th फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस 5th फ्रॉम द एंड। और वही पेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ये पेयर बनेगा, राइट। और सिमिलरली तीसरा पेयर बनेगा a10 प्लस a15 से, तीसरा पेयर बनेगा a10 प्लस a15 से, यस, क्योंकि ये जो दो हैं 10th फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस 10th फ्रॉम द एंडिंग है। मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको ये तरीका कनेक्ट नहीं हो पा रहा फॉर एनी रीजन, चिंता ना करें, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है जो थोड़ा सा ज्यादा लंबा है बट डेफिनेटली ज्यादा इंटुइटिव है, ज्यादा नेचुरल है, आपको ज्यादा अच्छे से और समझ सकता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बट कोशिश करते रहिएगा। जैसे आप चैप्टर में ग्रो करोगे तभी भी धीरे धीरे करके 2-3 महीने बाद आप वापस इस टेक्निक पे आके इसको समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा फास्टर है, राइट। तो यस, ये जो सम हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 225। और अगर हम ध्यान से वापस इस कंसेप्ट पे जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि a1 प्लस a24 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म शुड बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हो रहा था फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट 19 इज इक्वल टू थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, वैसे ही ये फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू 5th प्लस 5th लास्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 10th प्लस 10th लास्ट। यहाँ पे 20 लिखना चाहिए था, राइट। सो विल चेंज दैट, यस। तो आई होप ये क्लियर है।
फिफ्थ प्लस फिफ्थ लास्ट प्लस टेंथ लास्ट, तो ये तीनों चीजें एब्सोल्युटली इक्वल हैं, तीनों चीजें एब्सोल्युटली इक्वल हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स, क्योंकि ये a1 प्लस a24 है, ये भी और ये भी a1 प्लस a24 है, so this is 3 times a1 plus a24, right? Of course आप 3 times a5 plus a20 भी लिख सकते थे, 3 times a10 plus a15 भी लिख सकते थे, बट क्योंकि हमने यहाँ पे a1 plus a24 लिख रखा है, हम a1 plus a24 में ही इक्वेशन लाएंगे, क्योंकि हमें वहां वाली इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई करनी है। यहां से अब हम ये बोल सकते हैं कि a1 plus a24 इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है 225 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 75, और इस वैल्यू को हम यहां पे यूज करेंगे, इस वैल्यू को हम यहां पे यूज करेंगे, राइट? और हम अब ये आसानी से कह सकते हैं कि सम ऑफ दीज 24 टर्म्स, सम ऑफ दीज 24 टर्म्स इज 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12 इनटू a1 प्लस a24 जिसका वैल्यू है 75। और ये सॉल्व करके बच्चों 12 को आप 10 प्लस 2 सोचिए, 75 10 जा इज 750 प्लस 75 2 जा इज 150, 750 प्लस 150 गिव्स यू 900, राइट? सिंपल मेंटल कैलकुलेशन से कर सकते हैं आप ये। ऑप्शन 4 900 हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा ये पेयरिंग का आइडिया। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इज इक्वल टू थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट, फिफ्थ प्लस फिफ्थ लास्ट एंड सो ऑन, जैसे वो अंदर तक आता है। तो ये टेक्निक को फील करिए, एक एग्जांपल हमने लिया है समझने के लिए, फिर जनरलाइज किया है, यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है और सॉल्व किया है। और अगर फिर भी आपको ये चीज नहीं आ रही है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये है ऑल्टरनेट सोल्यूशन, जहां पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, दैट tn nth टर्म फॉर्मूला, राइट? या फिर इन दिस केस a सबस्क्रिप्ट n, yes a subscript n, a15 is the 15th term, t15 a15 एक ही बात, राइट? इसका फॉर्मूला है a plus n minus 1d, है ना? a plus n minus 1d, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म जो है वो a1 है, राइट? कॉमन डिफरेंस d रखा हुआ है, तो इस वजह से क्या मैं a5 को a1 plus 4d बोल सकता हूं, 5 minus 1 4d, a1 plus 4d, राइट? वैसे ही क्या मैं a10 को a1 plus 9d, a15 को a1 plus 14d, a20 को a1 plus 19d और a24 को a1 plus 23d, ये सारे वैल्यूज सबसे पहले इक्वेशन में डालने के बाद हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जो सिर्फ a1 और d में है, और वो इक्वेशन यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा बच्चों, राइट? 2a1 plus 23d is equal to 75, और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इक्वेशन है, हम यूज करेंगे इन द क्वेश्चन। तो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि यार एक नेचुरल तरीका है, इंटुइटिव तरीका है, और यहाँ पे हमने सॉल्व करके हम यहां तक लाए, पर हमें पैरेलली ध्यान रखना चाहिए कि सवाल में क्या पूछा हुआ है। सवाल में बच्चों पूछा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, जिसका फॉर्मूला होगा 24/2 या n/2 2a1 plus n minus 1d। तो बेसिकली फॉर्मूला जो हमें पूछा गया है वो है 12 times 2a1 plus 23d, और 2a1 plus 23d की वैल्यू 75 है, 12 into 75 सेम आंसर आएगा 900। तो ये ज्यादा इंटुइटिव प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है, आप ये डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। बट मैं आपको एंकरेज करूंगा बच्चों, जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे प्रोग्रेशंस और सीरीज में, वैसे इस टेक्निक को भी समझने की, दिल लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इस पर्टिकुलर पैटर्न को जो है आप तक पहुंचाता है, जो दूसरे प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए बच्चों फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीपीपी 1 की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहां पे ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे काफी सिमिलर प्रॉब्लम है ये, बस थोड़े से नंबर चेंज किए गए हैं, राइट? यस, नंबर चेंज किए गए हैं, तो इसको मैं होमवर्क के लिए रखूंगा। आई वुड एनकरेज यू कि आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, डेफिनेटली डुएबल है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो a2 plus a25 है ना, ये जो है सेकंड प्लस सेकंड लास्ट टर्म है, क्योंकि टोटल 26 टर्म्स है, टोटल 26 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म प्लस 26 टर्म इज सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, सेकंड प्लस 25th टर्म, वैसे ही 6th प्लस 6th लास्ट है ये, और ये जो है 9th प्लस 9th लास्ट है।
तो ये 3 पेयर्स हैं वापस, 165 डिवाइडेड बाय 3 विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और उसी तरीके से ये प्रॉब्लम भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो बिना बहुत कुछ लिखे हुए। और ऑफ कोर्स आप ये टेक्निक भी यूज करके जो है इक्वेशन ला सकते हो जो सम में फाइनली यूज होगी। तो चलिए बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। पहला सवाल एपी पे था, अब दूसरा सवाल जो है बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है। पहला सवाल मैं कहूंगा कि इजी सवाल ही था, बस थोड़ा सा लेंदी था। ये दूसरा सवाल भी इजी है, आप कर सकते हो, कंसेप्चुअल है। आपको अगर फॉर्मूला सही से आता है तो सिंपल अलजेब्रा से यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। सो गो फॉर इट, पॉज द वीडियो, फोड़ दो इस क्वेश्चन को और फिर डिस्कस करते हैं साथ में। तो बच्चों पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन कहती है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 20। अब अगर मैं एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेता हूं जो कुछ ऐसा है, a कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड दिस गोज ऑन फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, ये हमारा एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट सम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। क्या ये बात सही है बच्चों? ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, दिस इज समथिंग दैट वी वेरी इजीली नो एंड रिमेंबर, राइट। अब जो दूसरा जीपी है ना, आगे लिखा हुआ है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अभी जीपी नहीं बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दोस टर्म्स, है ना, सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनके सम जो है हम जानते हैं कि ये आता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, फॉर्मूला है। बट अगर मैं इन सारे टर्म्स का स्क्वायर करूं, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इसको स्क्वायर करके क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके क्या आएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके क्या आएगा, ए स्क्वायर आर रेस टू 4, इसको स्क्वायर करके क्या आएगा, ए स्क्वायर आर रेस टू 6 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म, राइट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पहला जीपी है इसका फर्स्ट टर्म आर है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो जो है वो आर है। सिमिलरली अगर मैं ये प्रोग्रेशन या सीरीज को नोटिस करूं, अभी तक हमने एस्टैब्लिश नहीं किया है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बट देख के बहुत आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि अगर मैं एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म करूं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो मुझे जो है सिर्फ आर स्क्वायर मिलेगा, राइट। और यही चीज होता है जब मैं थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करता हूं, ए स्क्वायर कटेगा, आर रेस टू 4 अपॉन आर रेस टू 2 गिव्स यू आर स्क्वायर अगेन, दिस अपॉन दिस आल्सो गिव्स यू आर स्क्वायर। तो क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पे फर्स्ट टर्म जो है अब ए नहीं है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए स्क्वायर है और कॉमन रेशियो जो है बच्चों वो आर नहीं है, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, राइट। तो जिन बच्चों को ये समझ में आता है उनके लिए तो ये काफी आसान होगा, काफी कन्वीनियंट होगा और ऐसा लग रहा होगा कि यार सर आगे बढ़ो, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो आप। बट जो बच्चे आराम से शुरू से पढ़ रहे हैं, जिनके लिए ये पहला पड़ाव है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपका गेटवे हो सकता है, गेटवे प्रॉब्लम हो सकता है इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए, आपसे इस चैप्टर की दोस्ती करने के लिए, राइट। तो ऐसे सिमिलरली क्या मैं इस जीपी के लिए भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, सोच के देखिए, राइट। तो इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं, राइट। मतलब ये पहले जीपी का सम, ये दूसरे जीपी का सम, सेम फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर अपॉन कॉमन रेशियो 1 माइनस आर, इन दिस केस इट्स आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। तो ये दूसरा इक्वेशन है बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन है, राइट। अब अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 20, तो दिस इज 20 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100 एंड दिस इज 100। तो और हमें फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ढूंढना है, मतलब हमें ए की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, ए की वैल्यू ढूंढनी है। बट क्लियरली यहाँ पे पहले ए को अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, तो ए को सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू 20 इंटू 1 माइनस आर लेते हैं, ए की वैल्यू 20 इंटू 1 माइनस आर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 20 स्क्वायर विच इज 400 इंटू 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, इंटू 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर, ठीक है। एक सिली मिस्टेक जो मैं करने वाला था, अलर्ट रहना, 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर है, 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं है।
राइट। तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ, ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ, ए का वैल्यू 20 इंटू 1 माइनस आर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 20 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400, 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है जिसको हमने यहां भरा है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर स्क्वायर है जिसको मैं 1 प्लस आर 1 माइनस आर करके आइडेंटिटी यूज करके जो है सिंप्लीफाई कर सकता हूं, राइट। और राइट हैंड साइड में 100 है, राइट हैंड साइड में 100 है। अब जो है हम चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियरली ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, राइट। वन ऑफ द 1 माइनस आर विल गेट कैंसिल्ड, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा ब्रैकेट एक्सपांड करने के बाद 4 इंटू 1 माइनस आर इज 4 माइनस 4 आर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस आर। तो ये 1 प्लस आर है, 4 माइनस 1 इज 3, माइनस 4 आर गोज देयर, 4 आर प्लस आर इज 5 आर, और इस वजह से आर का वैल्यू है 3/5, ठीक है। और जैसे ही आपको 3/5 दिखेगा ना बच्चों, आई एम प्रीटी श्योर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो ऑप्शन 3 की तरफ जाएंगे, राइट, क्योंकि आर की वैल्यू तो 3/5 आ गई। पर हमें पूछा क्या है, इसीलिए जेई अलग है, जेई बोर्ड से अलग है, आपको हर समय अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि आपके जर्नी में आपको एक नंबर मिल गया जो ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत खुश हो गए, पर वो सही आंसर नहीं है, क्योंकि आर नहीं पूछा गया है बेटा, आपको फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ पे वापस से वो नंबर डालेंगे, आर की वैल्यू 3/5 और ए का वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा, आर की वैल्यू मैं यहाँ प्लग इन करूंगा, 1 minus 3/5 is 2/5. So A will be equal to 20 into 2/5, right? A will be equal to 20 into 2/5. A will be equal to 20 into 1 minus 3/5, which is 20 into 2/5. And that is nothing but 40/5, which is 8. So A का value 8 आ गया. Option 4, 8 hence is the correct answer. So I hope बच्चों आपको समझ में आया है. The whole idea in this problem is to carefully use the formula for infinite terms of a geometric progression. इस formula को सही से use करने पर यह problem आसानी से क्रैक हो सकता है. आपको बस ढंग से पढ़ना है. एक नॉर्मल इनफाइनाइट टर्म्स जीपी, उसका फॉर्मूला ये, फिर उनके स्क्वायर्स आपको ये ऑब्जर्व करना है कि स्क्वायर होने के बाद फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बन जाता है और कॉमन रेशियो जो है आर स्क्वायर बन जाता है. तो ये फॉर्मूला में बस ये दो चीजें इस तरीके से चेंज होंगी. नंबर्स दिए गए हैं, देन इट्स अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन. लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉब्लम. लेट्स गेट दैट जोश हाई बच्चों. यस, तो हमने एक एपी का प्रॉब्लम किया, एक जीपी का प्रॉब्लम किया. अब हमारे सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है जो आप नोटिस करोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है. तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और मेरे साथ डिस्कस करें. यस बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा, इन अ पोटैटो रेस 20 potatoes are placed in a line at intervals of 4 meters with the first potato 24 meter from the starting point. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आई थिंक हमें जो दिया गया है उसका एक बेसिक रोड मैप बना लेना चाहिए, है ना, कि बेसिकली क्या दिया गया है चीज में, उसका एक रफ डायग्राम जैसे आप कह सकते हो, राइट. तो मान लीजिए आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पोटैटो रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ठीक है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. अब हमें ये बताया गया है कि 20 पोटैटोज हैं प्लेस्ड इन अ लाइन इंटरवल्स ऑफ 4 मीटर्स, 4 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से, विद द फर्स्ट पोटैटो 24 मीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब सबसे पहला पोटैटो जो है, यस, कुछ यहां पर है. सबसे पहला पोटैटो जो है कुछ यहां पर है. दूसरा पोटैटो उससे 4 मीटर की दूरी पे, फिर और 4 मीटर की दूरी पे, फिर और 4 मीटर की दूरी पे, फिर और 4 मीटर की दूरी पे, राइट. तो सबसे पहला पोटैटो जो दिया हुआ है वो 24 मीटर्स की दूरी पर है, राइट. अब दूसरा पोटैटो जो है वो इस पोटैटो से 4 मीटर्स की दूरी पर है, फिर आगे ये 4 पे है, ये 4 पे है. तो इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई और ये सिलसिला चलता रहेगा, राइट. इतनी कहानी तो समझ में आ गई. अब आगे बढ़ते हैं, राइट. अ कंटेस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पोटैटोज बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस,
राइट। तो कंटेस्टेंट जो यहां से स्टार्ट कर रहा है उसको ऐसे चल के जाना है, पोटैटो उठाना है और वापस स्टार्टिंग पे आना है। वेरी इंपॉर्टेंटली वन एट अ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंटली वन एट अ टाइम। मतलब भाई साहब यहां से यहां जाएंगे, 24 मीटर्स ट्रैवल करेंगे, राइट, और ये पोटैटो उठा के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। तो बेसिकली कितना ट्रैवल कर रहे हो आप? 24 मीटर प्लस 24 मीटर। तो क्या मैं उसको 2 टाइम्स 24 मीटर लिख सकता हूं? राइट। फिर उसके बाद पहला पोटैटो आपने ले लिया, और क्योंकि वन एट ए टाइम है और आप स्टार्टिंग प्लेस पे हो, तो आप वापस दूसरे पोटैटो पे जाओगे, दूसरा पोटैटो उठाओगे और वापस स्टार्टिंग प्लेस पे आओगे। तो अब आपने 24 प्लस 4 विच इज 28 इंटू 2 टाइम्स ट्रेवल किया, क्योंकि आप जाके वापस आ रहे हो, राइट। सो 2 टाइम्स 28 आपने ट्रेवल किया, है ना। उसके बाद आपने यहां तक गए, ये पोटैटो उठा के वापस आ गए, राइट राइट। यस, तो ये क्या किया आपने? 24 प्लस 4 28 प्लस 4 32। तो आपने 32 ऐसे गए और वापस आए, क्योंकि 1 बाय 1 उठा रहे हो ना पोटैटो, राइट। तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स 32। अब ये जो चीज है वो चलती जा रही है बच्चों, ये जो चीज है वो चलती जा रही है, और हमें पूछा है that how far would he run in bringing back all the 20 potatoes, क्योंकि 20 potatoes मेंशन किया है, तो सारे 20 के 20 पोटैटोज लाने के लिए कितना ट्रैवल होगा? पहला पोटैटो लाने के लिए इतना ट्रैवल, दूसरा पोटैटो लाने के लिए इतना, तीसरा के लिए इतना। अब टोटल लेंथ पूछा है, टोटल कितना भागा है वो पूछा है, तो सम निकालना है हमें, है ना। हमें यहाँ पे सम निकालना है बच्चों फॉर 20 टर्म्स। आई होप सबको ये आइडिया क्लियर है, क्योंकि अगर आपको ये आइडिया क्लियर है तो आपने वर्ड प्रॉब्लम का जो है उसका डिकोडिंग कर लिया है ना। अब ये प्रॉब्लम मैथमेटिकल बन चुका है, जहां पे आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है, पहले तो 2 कॉमन ले सकते हैं, सिंपल है ना। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर जो है क्या है? 24 प्लस 28 प्लस 32 एंड सो ऑन फॉर 20 टर्म्स, ठीक है। तो वी हैव एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हियर, वी हैव एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हियर। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्लियरली ये दिख रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n की वैल्यू 20 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 24 है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है बच्चों। यहाँ 24 से शुरुआत हो रही है, और जो है प्लस 4 आप कर रहे हो, प्लस 4 आप कर रहे हो, तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस 4 है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? n/2 माने इन दिस केस 20/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। ये फॉर्मूला है बच्चों, n/2 ब्रैकेट 2a, सो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1d। अब n की वैल्यू तो 20 है और d की वैल्यू तो 4 है, राइट। तो ये चीज निकालना है, आप सिंप्लीफाई करो और आंसर लाओ बाबू, राइट। तो यार ये अंदर वाला ब्रैकेट है, ये 2 और 2 बहुत इजीली कैंसिल हो सकता है, ये 2 और 2 इजीली कैंसिल हो सकता है। बाहर 20 है, अंदर क्या है देखते हैं, 48 प्लस 19 फोरजा जो है बच्चों आपको 76 देगा, राइट। और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 48 प्लस 76 विच इज 50 प्लस 74। इसमें से 2 बड़ा किया, इसमें से 2 कम किया। 50 प्लस 74 निकालना इजी है, 124 इंटू 20, राइट। 124 इंटू 20, 124 इंटू 2 जो है बच्चों 248 होता है, और एक 0 लगा दो क्योंकि वो 2 नहीं 20 है, तो आपका आंसर जो है 2480 मीटर्स आएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों। तो अच्छा सवाल, पहला सवाल एपी का था, दूसरा सवाल जीपी का था, तीसरा सवाल फिर एपी का था, बट ये एक वर्ड प्रॉब्लम था जहां पे कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। तो बिल्कुल भी डरे ना, ये मेरा सजेशन रहेगा, प्लीज उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सी चीज है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम से डरना छोड़ दोगे तब आप उस वर्ड प्रॉब्लम को ज्यादा क्लियरली पढ़ पाओगे बच्चों। हर एक स्टेटमेंट को डिकोड करना जरूरी है, जैसे हमने इस प्रॉब्लम में यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को डिकोड किया एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, और फिर ध्यान दिया पूछा क्या गया है, उनको उस तरीके से लिख के
ऐड किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया जिसको हमने यूज किया, सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहला कदम वर्ड प्रॉब्लम्स को फोड़ने का है कि उनका डर भगाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ बातें करो, डेटा एक्सट्रैक्ट करो, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो और क्वेश्चन को इजीली क्रैक करो। कॉन्फिडेंस सबसे पहला स्टेप है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पे वही चीज टाइप दी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एपी, जीपी, फिर एपी और अब फिर जीपी। थोड़ा सा अलग वैरायटी का प्रॉब्लम है जहां पे अगर आप नोटिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस इट विथ मी नाउ। तो यस बच्चों, आपको 9 के पावर में अगर ध्यान से आपने देखा तो आपको दिखाई देगा कि 1 प्लस मॉड कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो ये वाली जो सीरीज है या प्रोग्रेशन है ना, इट्स एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट टर्म तो 1 है, बट आपका जो कॉमन रेशियो है वो मॉड कॉस एक्स है। 1 से मॉड कॉस एक्स जाने के लिए आपको मॉड कॉस एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मॉड कॉस एक्स को मॉड कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर कॉस क्यूब एक्स का मॉड चाहिए तो एक और मॉड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियरली आपका जो आर का वैल्यू है, क्लियरली आपका जो कॉमन रेशियो का वैल्यू है वो है मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी है। अब मैं इनफाइनाइट जीपी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों कि जब कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में होगा तब जाके वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। एक ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जहां पे वैल्यू छोटे होते जाते हैं और जैसे वैल्यू छोटे होते जाते हैं उनका सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं और वही यहाँ पे करेंगे बच्चों। क्लियरली जो कॉमन रेशियो है मॉड कॉस एक्स वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। कॉस एक्स 1 होता है जब x 0 होता है और क्लियरली 0 को जो है अवॉइड किया गया है। x जब पाई होता है तब -1 होता है, उसको भी अवॉइड किया गया है। इक्वालिटी साइंस यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे आपको क्योंकि वो इनइक्वालिटी ये नहीं चाहती कि cos x 1 या -1 होवे और ये कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना बने, क्योंकि कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा तभी और सिर्फ तभी आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिख सकते हो, राइट। आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिख सकते हो एज a अपॉन 1 माइनस r, इन दिस केस 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x। ठीक है, तो ये जो पावर में इनफाइनाइट टर्म्स हैं जो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका सम है बच्चों, है ना, उसका सम है। तो अब उस वजह से इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 9 रेस टू, ये जो पावर में सम है बच्चों उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x, राइट। यस, क्योंकि ये पूरा सम ये बन गया, राइट। यहां हमने देखा इनफाइनाइट जीपी ऑब्जर्व किया और दूसरे तरफ बच्चों 3⁴ है जिसमें हम 3 स्क्वायर को जो है 9 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर को जो है 9 लिख सकते हैं। यस बच्चों, और इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद ये होगा कि दोनों साइड पे 9 रेस टू पावर समथिंग आ जाएगा, दोनों साइड पे 9 रेस टू पावर समथिंग आ जाएगा। एंड नाउ वी कैन राइट 9 रेस टू 1 माइनस 1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 9 स्क्वायर, right? 9 square, and since we have 9 raised to something and 9 raised to something, we can compare the powers. अब आप पावर जो है कंपेयर कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 2। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों आपको मॉड cos x की वैल्यू आ जाएगी। सो 1 अपॉन 2 हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड cos x। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे माइनस मॉड cos x लेफ्ट में आ जाएगा, तो मॉड cos x इक्वल टू 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू हाफ। तो क्लियरली मॉड cos x अगर हाफ हुआ बच्चों तो cos x की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। मॉड वही करता है कि नहीं करता? मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को वैसे का वैसा ही छोड़ देता है। तो cos x अगर हाफ हुआ तो मॉड हाफ इज हाफ
और नेगेटिव वैल्यू को मॉड जो है पॉजिटिव बना देता है। तो अगर cos x माइनस हाफ हुआ तो माइनस हाफ को मॉड प्लस हाफ बना देगा। तो cos x दोनों वैल्यूज लेगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ, और वहां से, और ये इनइक्वालिटी ऑब्जर्व करते हुए कि हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर cos x हाफ है, अगर cos x हाफ है तो cos 60 डिग्रीज, cos पाई बाई 3 इज हाफ बच्चों। इस वजह से x की वैल्यू जो है 60 डिग्रीज है, पाई बाई 3 है, राइट। और अगर cos x माइनस हाफ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इन केस आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस देख के ASTC इस एल्गोरिदम को समझे और ये रियलाइज करे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और cos x की वैल्यू अगर माइनस हाफ है तो x जो है वहां पे 120 डिग्रीज होगा, राइट, विच इज 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज 120 विच इज 2 पाई बाई 3। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं पॉसिबल होंगे। और जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन 1 में पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ऑप्शन 1 हेंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बेहतरीन सवाल, फिर भी एक इजी सवाल, राइट। जो भी चारों सवाल हमने देखे हैं आई वुड से कि इजी हैं, या तो फिर थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल पे मर्ज करते हैं। जैसे आपका एक्सपर्टीज, जैसे आपकी मास्टरी बढ़ेगी बच्चों, जैसे आपका बिलीफ इस चैप्टर में बढ़ेगा, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे ही ये क्वेश्चंस आपको और ज्यादा आसान लगते जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया बच्चों तो आपने बस ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया a अपॉन 1 माइनस आर, उसको यहाँ पे रखा और फिर 9 रेस टू दैट इज, ये ऑब्जर्व किया कि इसको 3 स्क्वायर द होल स्क्वायर 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर पावर्स को कंपेयर करके सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मॉड को फिर सॉल्व किया है। तो अगर नोटिस करो तो कंसेप्ट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस ये बात है कि एक से ज्यादा कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम सेटर्स, और ये ट्रेंड आपको जेईई मेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में दिखाई देगा। जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, वो इजी या मॉडरेट ही रहेगा, राइट, रिलेटिवली इजी रहेगा। बस आपको डराने की कोशिश की जाएगी उस प्रॉब्लम के लेंथ से, राइट। आपको दिखा के क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो देख के आप भाग जाओ, बट वो एक्चुअली डिकोड करने के बाद वो काफी इजी हो जाएगा। तो कीप अ नैक ऑफ दैट, इस अपने थॉट को ओपन रखिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो नहीं सॉल्व कर सकते, देख के डिफिकल्ट है तो सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि उस देख के डिफिकल्ट के पर्दे के पीछे एक्चुअली एक इजी सवाल छुपा हुआ है। यहाँ पे मॉड है, इंफिनिटी है, बट एक्चुअली इजी है। सॉल्व करके देखिए, वापस देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रस्ट मी, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स, राइट। यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है बच्चों, या यस, अगेन अ क्वेश्चन जो ऐसा कुछ लिख के आपको डराने की कोशिश करेगा कि अरे बाबा ये क्या है, बट एक्चुअली अगर आप इसको डिकोड करोगे स्टेप बाय स्टेप, डर को साइड में रख के, तो इस क्वेश्चन को आप समझोगे क्या पूछ रहा है, और फिर आपको पता चलेगा कि बाबा ये तो एक्चुअली 2-3 स्टेप में खत्म होने वाला सवाल है, एक्चुअली बहुत इजी सवाल है। तो पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन डिस्कस इट विद मी। तो चलिए बच्चों इस सवाल को क्रैक करते हैं, राइट। फॉर अ सीक्वेंस ब्रैकेट an, ये सब जो है आपको बस डराने के लिए, जैसा मैंने बोला था, एक सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म an है, जिसका पहला टर्म जो है 5 है। ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म इज 5, उस सीक्वेंस का प्रोग्रेशन नहीं बोला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, ये कुछ नहीं बोला है, सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स, राइट राइट। तो पहला टर्म 5 है, पर अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो आपको ये दिखाई देगा कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं r की वैल्यू को 1 फिल करूं, 1, तो 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। तो a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू हाफ। ऐसी चीज हमने देखी है, इन आर फेस देखी है, बार बार देखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखी है। बट रुक जाइए, कोई भी कंक्लूजन पे जाने से पहले थोड़ा और डेटा रखना, समझना बहुत फायदेमंद होता है। तो r को 2 डाल के देखते हैं। पहले हमने r को 1 डाला, अब r को 2 डालते हैं बेटा। तो 2 + 1 इज 3, तो ये बन गया a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू हाफ। और फिर r के जगह 3 डाल के देख लेते हैं। 4 + 1 3 + 1 इज 4, a4 अपॉन a3 इज इक्वल टू हाफ। और क्लियरली अब तक हमें समझ में आ जाना चाहिए
कि ये तीनों इक्वेशंस चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म इज हाफ, इज फिक्स्ड, एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म इज हाफ, इट्स फिक्स्ड। और ये चीज हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखी है, राइट। तो यस क्लियरली ये पता चल रहा है कि हमारा ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, राइट। सेकेंड टर्म जो है सेकेंड टर्म जो है a1 इंटू हाफ है, a1 5 है तो 5 इंटू हाफ है 5/2, राइट। थर्ड टर्म जो है a3 a2 अपॉन 2 है तो 5/2 अपॉन 2 या 5/2 इंटू हाफ 5/4 एंड सो ऑन, राइट। फिर 5/8 आएगा, 5/16 आएगा, यस। और क्लियरली हमें ये दिख रहा है बच्चों कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म 5, a की वैल्यू 5 और कॉमन रेशियो r की वैल्यू हाफ। अब आते हैं सवाल पे। सवाल आपको बच्चों अब ये पूछ रहा है देन फाइंड, अब सिग्मा ऑपरेटर को इंक्लूड कर दिया गया है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए और डराने के लिए, बट बिल्कुल भी लोड ना ले क्योंकि हम सिग्मा क्या होता है ये जानते हैं, हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है। ढंग से प्यार से उसके ऑपरेटर लिख लेते हैं, मतलब उसके लिमिट्स लिख लेते हैं, n इज 1 एंड इंफिनिटी a 2n - 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि n को मैं 1 से शुरू करूंगा, n को 1 डालूंगा तो 2 1s are 2 -1 is 1, तो a1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। n को जब 2 डालूंगा, है ना, n को जब 2 डालूंगा तो 2 2s are 4 -1 3, तो मैं a3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तब हमें दिख रहा है कि यार ये 2n - 1 ना ऑड नेचर का है, तो या 1 3 और फिर n को 3 डालूंगा तो 2 3s are 6 -1 5 आएगा, राइट। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ऑल्टरनेट टर्म्स को ले रहा है ना, ये जो है ऑल्टरनेट टर्म्स को ले रहा है। और क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, सम ऑफ ऑल दीज अल्टरनेट टर्म्स टिल इनफिनिट टर्म्स, टिल इनफिनिट टर्म्स। तो अगर आप नोटिस करो तो a1 तो 5 है ना, a1 तो 5 है, राइट। ऑल्दो ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यार a1 का वैल्यू जो है वो 5 है। और अब ये जो है ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बस यहां से यहां जाने के लिए आपको हाफ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने के लिए आपको 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका कॉमन रेशियो जो पहले r था अब वो r स्क्वायर बन चुका है, r इंटू आर, हाफ इंटू हाफ 1/4 बन चुका है, ठीक है। तो ये 5/16 एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो इसका सम का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, राइट। इफेक्टिवली इसको डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो s इंफिनिटी, राइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस इज a अपॉन 1 - r, तो 5 अपॉन 1 - 1/4, a अपॉन 1 - r, a इज फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 1/4 बच्चों। a अपॉन 1 - r सॉल्व किया, 5 अपॉन 3/4, तो 5 4s is 20/3, 20/3 is the sum which is in option third, option 3 hence is the correct answer to this question। तो अच्छा सवाल बच्चों, अगर आपने वापस नोटिस किया यहाँ पे, तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये भी इजी कैटेगरी का है, थोड़ा सा मॉडरेट सवाल कह सकते हैं, बट अगर आपने नोटिस किया तो आपको डराने के लिए बहुत चीजें की गई हैं, ये छोटी सी चीज, ये चीज और ये चीज, इसको अगर आपने ढंग से प्यार से जो है डिकोड कर लिया तब हर चीज मुमकिन है, हर चीज आसान हो सकती है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा पहली बार में तो फिर कोशिश कीजिए, सिग्मा ऑपरेटर के सेशन को देखिए, समझिए कि सिग्मा ऑपरेटर डिकोड कैसे होता है और हमने ये क्यों लिखा है, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि a1 से a3 जाने के लिए आपको r इंटू आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r स्क्वायर, और फिर a3 से a5 जाने के लिए आपको फिर से r इंटू आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r स्क्वायर। तो वापस से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट इस बार कॉमन रेशियो r स्क्वायर, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स का फॉर्मूला लगा है, a अपॉन 1 - r, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, r जो है वो r स्क्वायर है 1/4, सॉल्व करके आंसर आ गया। यस बच्चों, तो आई होप हमें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा पहले 5 सवाल सॉल्व करते हुए। आइए देखते हैं छठवां सवाल ऑफ DPP 1, राइट। यस, तो ये रहा सवाल, बहुत बढ़िया।
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी एक ट्रिक है, ये एक पर्टिकुलर वैरायटी का प्रॉब्लम है बच्चों, जो आपको बोर्ड्स में भी दिखाई देगा। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको यहाँ पे देखते हैं, राइट। एक टेक्निक आपको पता चलेगी कैसे सॉल्व करना है। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा अलग है, अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, पहली बार सीखोगे उसके बाद जो है अप्लाई करोगे जहां पे भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। right, so the sum is 5 plus 55 plus 555 and so on। तो पहली बात तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर आप बाई चांस वो चीज सोचने की कोशिश कर रहे हो तो 5 से 55 जाने के लिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 555 बिल्कुल नहीं पहुंचोगे, आप 605 पहुंच जाओगे, राइट। 55 into 11 is 605, not 555. This is not a geometric progression, right? तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसका मतलब हमें कुछ ऐसे अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे कि ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ पहुंच सके, राइट। तो वो करने के लिए सबसे पहले तो यार 5 को जो है आप कॉमन ले लो, है ना। 5 कॉमन ले लिया, 1 बचा, 5 कॉमन ले लिया, 11 बचा, 5 11 जा 55, 5 कॉमन लिया, 1 1 1 बचा, एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, ठीक है। अब यहां पे अगर आप वापस जीपी के बारे में सोचने की कोशिश करो तो 1 से 11 जाने के लिए फिर 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से 111 जाने के लिए 11 नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही तो प्रॉब्लम है। 11 11 इज 121, तो ये भी जीपी नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं, है ना। तो यही टेक्निक को समझने की कोशिश करें। यहां पे जो है हम 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई, राइट। नीचे का 9 ऐसे ही रहेगा, 5/9 बाहर रहेगा, और ये जो ऊपर वाला 9 है वो अंदर जाएगा, राइट। और 9 1 are 9 प्लस 9 into 11 is 99 प्लस 9 into 111 is 999 एंड सो ऑन, राइट। यस, यहां तक कुछ भी गलत नहीं है, यहां तक बस थोड़ी सी अजीब चीजें की हैं। 5 कॉमन लिया है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये आ पाए। अब ऐसा हमने क्यों किया? नाउ दिस इज द पोजीशन जहां पे हम ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, जो आपको समझना है, याद रखना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि इसका सम इजीली निकल जाए, राइट। तो यहां पे जो है हम 9 को जो है बच्चों 10 - 1 लिखने वाले हैं, राइट। 9 को जो है, ये वाला 9 नहीं, ये अंदर वाला जो 9 है उसको हम 10 - 1 लिखने वाले हैं, राइट। 99 को, जी हाँ, हम 100 - 1 लिखने वाले हैं, राइट। 999 को, 999 को 1000 - 1 लिखने वाले हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा बच्चों n टर्म्स तक, राइट। ये सिलसिला चलता रहेगा n टर्म्स तक। अब आई होप आपको पता चला है कि ये क्यों किया गया था शुरुआत से, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं 10, 100, 1000, 10,000, ये क्या है सोच के देखो। अब हम कुछ ऐसे सरल चीज पे आए हैं जिसका सम हम इजीली निकाल सकते हैं। हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का गोल यही होना चाहिए बच्चों, कैसे डेटा को सिंप्लीफाई करके जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, राइट। यस, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, दिस इज इंडीड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका सम आप निकाल सकते हो, राइट। तो s इज इक्वल टू 5/9, बड़ा ब्रैकेट बाहर, राइट। अब -1 -1 -1 -1 ये n टर्म्स तक है। तो अगर -1 -1 -1 -1 4 बार होता तो -4 होता, तो -1 -1 -1 n टाइम्स है तो -n होगा। तो उस -n को काउंट करना है ध्यान से, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब जो है हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ ध्यान देंगे, विच इज 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 10 है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है a × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। बट उस केस में 1 - 10 आएगा जो नेगेटिव देगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पहले ही -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1 - r⁻n अपॉन 1 - r की जगह हम r⁻n - 1 अपॉन r-1 लिखेंगे। एक ही बात है, आप वो वाला भी लगा सकते हो, सेम चीज आएगा, बस नेगेटिव बैलेंस आउट करना पड़ेगा, राइट।
तो यहाँ पे a इज 10, पहला टर्म 10 है, 10 प्लस 100 प्लस 1000, राइट, पहला टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, तो a की वैल्यू है 10 ब्रैकेट 10 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों और आंसर निकालना है, करेक्ट ना। तो अब ये जो 10 माइनस 1 है इसकी वैल्यू है 9, ये यहाँ पे जाएगा, बाहर 5/9 है, बाहर 5/9 है, अंदर 10 इंटू 10 रेस टू n है विच इज 10 रेस टू n प्लस 1, राइट, माइनस 10 माइनस 9n द होल डिवाइडेड बाय 9। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों, डिनोमिनेटर के जो 9 है, 9 9 द 81 देगा, तो बाहर जो है 5/81 आएगा जो तीन ऑप्शंस में दिख रहा है। अब अंदर क्या बचेगा देखते हैं, 10 रेस टू n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, जो आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है बच्चों, 5/81 5/81, 10 रेस टू n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, जिस तरीके से प्रॉब्लम को जो है ढाला गया है, मॉडिफाई किया गया है ताकि हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ आए, जिसका फॉर्मूला nth टर्म का हमें पता है, जिसको यूज करके हम ये प्रॉब्लम क्रैक कर सकते हैं। तो बोर्ड्स में भी आप रीजंस लिख के इसी तरीके से कर सकते हो, और ऑफ कोर्स जो है जेई में इसी मेथड को यूज करके सिंप्लीफाइड तरीके से जो है आप फॉर्मूला की तरफ जा सकते हो। ऑफ कोर्स आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ शॉर्टकट्स लगा सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो। n की वैल्यू को आप 1 भर सकते हो ताकि सम सिर्फ 5 आ जाए, राइट, इंटरेस्टिंग, राइट। s ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, एक ही टर्म हो तो सम 5 है। s2 क्या आना चाहिए, दो टर्म्स का सम 5 प्लस 55, ये आना चाहिए 60। तो आप फॉर्मूलाज में डाल के जो है वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है गलत। ऐसे सारे बहुत सारे टेक्निक्स हम पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। सिंपल n की वैल्यू को 1 डालो, यहाँ पे 1 प्लस 1 इज 2, 10 स्क्वायर इज 100, 100 अपॉन 80 इज 5 अपॉन 4, सम ऑफ वन टर्म्स इज 5 नॉट 5 अपॉन 4, तो ऑप्शन 1 तो ऐसे ही कट गया, राइट। अब ऐसे ही आप n को 1 अलग अलग जगह पे डाल के उनको एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो अगर दो ऑप्शंस में S1 5 आया, तब आप n को 2 डालें, ये भी एक शॉर्ट तरीका है जो है एलिमिनेट करके सही ऑप्शन की तरफ बढ़ने का, जिनको हम डेफिनेटली साल भर जो है पूरे कोर्स में सीखते रहेंगे। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और जैसे आप देख पा रहे हो अब हम और थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की होने वाला है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन की होने वाला है किस तरीके से जो है आप हर टर्म को सिंप्लीफाई करते हो सो दैट इसका सम निकालना आसान हो। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस द सॉल्यूशन विद मी। कम ऑन बच्चों, फटाफट। यस बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है पहला टर्म 1 है, बट अगर आप दूसरा टर्म देखेंगे तो 3/2 है ना। और 3/2 को बच्चों मैं 1 प्लस हाफ भी लिख सकता हूं, पर मैं 2 माइनस हाफ भी लिख सकता हूं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने ओपन रखे। अब मैं 7/4 पे जाता हूं, तो 7/4 को भी मैं 1 प्लस 3/4 लिख सकता हूं, पर मैं 7/4 को 2 माइनस 1/4 भी लिख सकता हूं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की थॉट डिस्क्रिप्शन जो है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो सोचने का तरीका है उसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको मदद हो ये डिसाइड करने में कि आपको कैसे सोचना है, कैसे एक प्रॉब्लम को, नए प्रॉब्लम को अटैक करना है ना। ये 31/16 है, राइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि भाई 1 तो है वो 1 है, बट इस 3/2 को मैं 1 प्लस हाफ लिख सकता हूं, या फिर मैं 1 रादर 2 माइनस हाफ लिख सकता हूं, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटीज मैं क्यों लिख रहा हूं, जैसा हमने अभी बात किया, हम इन टर्म्स को ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं जिससे कि हम कोई फॉर्मूला लगा पाए, एक प्रॉपर सम ऑफ n टर्म्स की तरफ पहुंच पाए, ठीक है। तो ये जो है 3/2 को मैं 1 प्लस हाफ भी लिख सकता हूँ, 2 माइनस हाफ भी लिख सकता हूँ। 7/4 को मैं 1 प्लस 3/4 लिख सकता हूं, और 2 माइनस 1/4 लिख सकता हूं, है ना। सोच के देखो, ये 15/8 को भी मैं 1 प्लस 7/8 लिख सकता हूं,
बट एट द सेम टाइम 2 माइनस 1/8 भी लिख सकता हूं। अभी आपको पैटर्न दिखाई देगा बच्चों, ये जो 1+ वाला बिजनेस है ना, ये हाफ, 3/4, 7/8 ये फ्रैक्शंस दे रहा है, जिनको डील करना उतना आसान नहीं है। पर यहाँ पे अगर ये 2 माइनस वाला मैं हिसाब लगाता हूं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपको जो माइनस के बाद रिमेनिंग टर्म्स मिलेंगे ना बच्चों, वो अगर आप ध्यान दोगे तो हाफ, 1/4, 1/8 और इसी तरीके से जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, यस। तो अभी किस तरीके से हम लिखेंगे बच्चों इस चीज को, s इज इक्वल टू, यस, फर्स्ट 20 टर्म्स लिखा हुआ है तो हर एक टर्म में एक 2 होगा। यस, हर एक टर्म में 2 होगा। ऑफकोर्स ये 1 को भी आप 2 माइनस 1 लिखोगे, 1 को भी 2 माइनस 1 लिखोगे, 3/2 को आप 2 माइनस हाफ लिखोगे, 7/4 को आप 2 माइनस 1/4 लिखोगे, 15/8 को आप 2 माइनस 1/8 लिखोगे, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन आप वैसे भी सोच सकते हो बच्चों। 15 को मैं लिखूंगा 16 माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय 8, 16/8 इज 2 माइनस 1/8। ऐसे ही हर जगह होगा। 31 को लिखो 32 माइनस 1, 7 को लिखो 8 माइनस 1, सारे सिंप्लीफिकेशन वैसे ही आते रहेंगे, राइट। तो यस बच्चों, इन सब का सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है। यस, तो बाबा ये जो सम है ऑफ 20 टर्म्स, इसमें हर हर एक टर्म में 2 है ना। तो वो सारे 2s को अगर हम इकट्ठा करें तो 2 टाइम्स 20, क्योंकि 20 टर्म्स है ना, 20 टाइम्स 2 40 हो जाएगा वो। अब बाकी के जो माइनस में है वो क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। यस, तो क्लियरली जो है बच्चों, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हमें डील करना आता है, तो डरना क्यों है। 2 into 20 is 40, राइट, माइनस अब व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने अभी अभी पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया बच्चों दैट a into 1 minus r raised to n अपॉन 1 minus r, राइट। तो a क्या है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, a into 1 minus r raised to n, a into 1 minus हाफ रेस टू 20, है ना, अपॉन 1 माइनस हाफ, अपॉन 1 माइनस हाफ, राइट। a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, n 20 है क्योंकि हम 20 टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 40 माइनस ये हाफ जो है 1 माइनस हाफ, हाफ है वो हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, राइट, 2 बन जाएगा। तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू 20, जिसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो मिलेगा 40 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू 20 इज प्लस 1 अपॉन 2 रेस टू 19। आराम से इसको एक्सपांड कीजिए बच्चों, 2 इंटू 1 इज 2 विद द माइनस साइन and 2 into minus 1 upon 2 raised to 20 is 2 upon 2 raised to 20, which is 1 upon 2 raised to 19 with a plus sign because minus minus is plus, and hence the final answer is 40 minus 2 which is 38 plus 1 upon 2 raised to 19, और ये जो है बच्चों आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। यस, 38 प्लस 1 अपॉन 2 रेस टू 19 आपका आंसर है। काफी फैबुलस क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट था इसमें, ये समझना कि कैसे मैं टर्म्स को जो है सिंप्लीफाई करूं, स्प्लिट करूं, ताकि एक पैटर्न मिले जिसपे हम एक फॉर्मूला लगा पाए, और वो पैटर्न यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था बच्चों। अ गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ जेईई मेन एस्पिरेंट, राइट। तो यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ, राइट। यस, ये सोल्यूशन है एंड दिस इज द 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब जो है हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक सवाल देखने वाले हैं, तो कम ऑन, गिव इट योर बेस्ट शॉट, पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन, और मिलते हैं दूसरी तरफ सोल्यूशन के लिए। यस, तो चलिए बच्चों ये प्रॉब्लम देखते हैं, राइट। जैसा हमने पढ़ा है बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल आइडिया ही यही है कि अगर A1, A2, A3, A4 ये जो टर्म्स हैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो सवाल ये कहता है कि A1, A2, A3 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहला ही टर्म 5 है, राइट। तो 5, A2, A3, राइट, दिस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, right? So we can say that therefore 1 upon 5, 1 upon A2, yes बच्चों बताओ बताओ, yes ये क्या होगा,
इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, जी हाँ, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। और इस आइडिया को हमें यूज करना है विद द फैक्ट कि यहाँ पे a20th टर्म जो है उसकी वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे जो a20th टर्म है उसकी वैल्यू 1/25 है, राइट। यस, दिस इज द t20th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान में रखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है 1/5 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम t यूज करेंगे, हार्मोनिक के लिए a यूज करेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 20th टर्म है ना बच्चों, t20 is nothing but first term of the harmonic progression, a plus n minus 1d, first term of the harmonic arithmetic progression which is 1/5 plus n minus 1d। अब n 20 है तो 20 minus 1 into d। अब ये d क्या है, ये d क्या है, वही तो वैल्यू यहां से मिलेगा बेटा, क्योंकि t20 जो है वो तो हम जानते हैं, क्योंकि 20th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ द हार्मोनिक इज 5, सो फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक इज 1/5, right। 20th term of the harmonic is 25, so 20th term of the arithmetic is 1/25। तो ये जो 20th term है ना, उसकी वैल्यू है 1/25 is equal to 1/5 plus 19d। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है बच्चों हम लोग d का वैल्यू सिंप्लीफाई कर पाएंगे, राइट। d का वैल्यू निकाल पाएंगे, therefore 1/25 minus 1/5 is equal to 19d, जहां से हम ये बोल सकते हैं कि d का वैल्यू यहाँ 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। 1 minus 5 is -4/25 and d is equal to -4/25 into 19, और 25 into 19 जो है बच्चों वो 475 देगा। तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से जो है बच्चों आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये कॉमन डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, राइट। जो इनके रेसिप्रोकल से बना है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक कॉमन डिफरेंस, जो कि बहुत छोटा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि यार अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऐसे अच्छे अच्छे टर्म्स हुए तो जो रेसिप्रोकल्स है वो टर्म्स तो सारे फ्रैक्शंस में होंगे, इसलिए कॉमन डिफरेंस ऐसा छोटू सा वैल्यू है। बट पॉइंट ये है कि अभी हमें उस अरिथमेटिक का कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रादर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म इज नेगेटिव। ऐसा टर्म जो पहली बार नेगेटिव हो रहा है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, द टर्म नंबर पूछा गया है, कौन सा टर्म इस प्रोग्रेशन में, कौन सा टर्म पहली बार नेगेटिव हो रहा है, राइट। अब एक बात सोचिए कि अगर पहली बार कोई टर्म नेगेटिव हो रहा है तो पहली बार उसका रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव होगा। पहली बार उसका रेसिप्रोकल मतलब nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी तो पहली बार ही नेगेटिव होगा। अगर मान लो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं काफी देर तक, है ना, तो उनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। तो अगर पहली बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई नेगेटिव टर्म आ रहा है तो पहली बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तो नेगेटिव टर्म आएगा। तो अब tn इज लेस देन 0, राइट। तो अब हम tn का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a plus n minus 1d, first term plus n minus 1d, first term in our case is 1/5 plus n minus 1 into d, और d की वैल्यू है -4/475, राइट। और a plus n minus 1d, this is less than 0, this is less than 0, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब डिनोमिनेटर में 475 है, अगर हमें डिनोमिनेटर में 475 लाना है एज अ कॉमन नंबर तो 5 into 100 इज 500, ये तो हम जानते हैं। बट हमें 475 तक जाना है, 25 लेस मतलब 5 लेस, 5 into 100 नहीं, 5 into 95 जब हम करेंगे तब हम 475 पहुंचेंगे। तो 95 अप एंड डाउन, यहाँ पे है 95 अपॉन 475, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब ये n into -4 इज -4n, -1 into -4 इज +4, लेस देन 0। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करने की बारी बच्चों। 99 - 4n इज लेस देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 475 है वो 0 के साथ मिलके गायब हो गया। 475 into 0 vanishes out, right? 99 - 4n is less than 0, 95 plus 4 is 99, -4n is less than 0। इसको सॉल्व करके 99
लेस देन 4n, 99 डिवाइड बाय 4 लेस देन n, और क्लियरली यहां से आपको दिख जाएगा दैट n इज ग्रेटर देन 24.75। इसका मतलब n विल बी इक्वल टू 25। जब आप 25th टर्म की बात कर रहे हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, राइट, और 25th के आगे जो भी टर्म्स है उनकी बात कर रहे हो, तब वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स जो हैं वो पहली बार नेगेटिव आएंगे। 25th टर्म पहली बार नेगेटिव होगा, उसके बाद सारे नेगेटिव टर्म्स ही होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नेगेटिव टर्म्स होंगे। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये यहाँ पे हमने ये देखा कि पहली बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेगेटिव टर्म 25th टर्म आएगा, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी पहली बार 25th टर्म ही नेगेटिव वैल्यू देगा। यस बच्चों, तो अच्छा सवाल, आई होप आपको समझ में आया है। वापस से देखना, कंसेप्ट रिवाइज करना। इस तरीके का एक सिमिलर प्रॉब्लम हमने एचपी के 3rd लेक्चर में लिया हुआ है, उससे इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन ऑफ डीपीपी 1, राइट। यस, इंटरेस्टिंग सवाल है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के सिंपल कंसेप्ट्स को यूज करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंटली आपके मैनिपुलेशन स्किल्स, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन स्किल्स, कैसे सिंप्लीफाई करोगे एक इक्वेशन को, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, सवाल है, उस तक पहुंच पाओ। ये चीज ये सवाल चेक कर रहा है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड चेक द सॉल्यूशन आउट विद मी। कम ऑन बच्चों। यस बच्चों, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अब उन दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है। उन दो पॉजिटिव नंबर्स को ए एंड बी ले लेते हैं। उन दो पॉजिटिव नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी। यस, ये हमने पढ़ा है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2ab अपॉन a प्लस बी। और ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है रूट ऑफ ए बी, दो नंबर्स के लिए। अब हमें ये डेटा दिया गया है कि इन दोनों चीजों का रेशियो एच एम अपॉन जी एम इज नथिंग बट 4 अपॉन 5, 4:5। तो ये डेटा हमें दिया गया और हमें ये देखना है कि इस डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे एडवांटेज के लिए। देन द टू नंबर्स आर इन द रेशियो। तो सवाल पूछना, सवाल को सवाल पूछना कि भाई तो एक्चुअली क्या है, ये बहुत जरूरी है। जब तक सवाल क्लियर नहीं है आप घूमते रह जाओगे। देन द टू नंबर्स आर इन द रेशियो। क्या आपको दोनों नंबर पूछे गए हैं? नहीं, आपको दोनों नंबर नहीं पूछे गए हैं। आपको बस उन दोनों नंबर्स का रेशियो पूछा गया है, a अपॉन बी और b अपॉन a। इन दोनों नंबर्स का बस रेशियो पूछा गया है। तो आपको इस फॉर्मेट में चीजें लानी है। तो आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं ये चीज, राइट। अब जब हम ये डिवीजन यूज करेंगे, राइट, ये डिनोमिनेटर में जो a प्लस बी है उसको वैसे का वैसा लिखते हैं, राइट। 2 अपॉन a प्लस बी, 2 को भी वैसे का वैसा लिखते हैं। अब क्या ये ए बी अपॉन रूट ए बी को, है ना, समथिंग लाइक 5 अपॉन रूट 5 को क्या मैं 5 रूट 5 लिख सकता हूं? सोच के देखिए। अगर मान लो ये जो ए बी है ना, ये ए बी जो है वो है 7, 7 को क्या मैं रूट 7 इंटू रूट 7 लिख सकता हूं? अगर हाँ, तो क्या वो एक रूट 7 इस रूट 7 से कैंसिल होके सिर्फ रूट 7 देगा, सिर्फ रूट ए बी देगा? तो हेंस दिस इज रूट ए बी ओवर हियर, 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। ए बी अपॉन रूट ए बी इज सिंपली रूट ए बी। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है, यहाँ 2 है, और दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि यार प्लस डिनोमिनेटर में है, प्लस या माइनस डिनोमिनेटर में कभी हेल्दी नहीं होता, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि स्प्लिट करना आसान हो जाए, राइट। तो ये यहाँ ले जा रहा हूं मैं, ये यहाँ ले जा रहा हूँ। पहली बात तो ये 2 1 जा 2 2 जा 5 अपॉन 2, नंबर्स को मैं लेफ्ट में ला रहा हूं। 5 अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन रूट ए बी। यस, अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट ए रूट बी। ध्यान से देखिए, a डिवाइड बाय रूट ए रूट बी, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। a अपॉन रूट ए वापस रूट ए देगा, क्यों? क्योंकि 7 अपॉन रूट 7 इज रूट 7 अपॉन रूट 7, एक रूट 7 कटा, एक रूट 7 बचा। सो दिस अपॉन दिस इज रूट ए अपॉन रूट बी, रूट ए अपॉन रूट बी, ए अपॉन रूट ए रूट बी इज रूट ए अपॉन रूट बी, जिसको मैं रूट ऑफ ए अपॉन बी लिख सकता हूं, ठीक है। फिर प्लस बी अपॉन रूट ए रूट बी। अब इस बी को रूट बी इंटू रूट बी लिखो और एक रूट बी काटो, तो रूट ऑफ बी अपॉन ए आ जाएगा, है ना।
रूट ऑफ बी अपॉन ए आ जाएगा। अब यहां से आपको दिखाई देगा बच्चों कि आपके पास एक ऐसा इक्वेशन आया है, आपके पास एक ऐसा इक्वेशन आया है 5/2 इज इक्वल टू, ये रूट ए अपॉन बी को अगर हम टी मान लेते हैं, अगर हम टी मान लेते हैं, है ना, तो ये जो है 1/t हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। और अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है बच्चों जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, t² + 1/t, ये t यहां जाएगा, 5t इज इक्वल टू t² + 1 × 2, तो 2t² + 2, और इस इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं 2t² - 5t + 2 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करोगे, आपके t के दो वैल्यूज आएंगे बच्चों, एक तो 2 आएगा और एक तो हाफ आएगा, क्योंकि 2t - 1 और t - 2 ये आपके दो फैक्टर्स होंगे, राइट। 2t - 1 और t - 2 ये आपके फैक्टर्स होंगे, और t का वैल्यू या तो 2 या हाफ। अब ये वैल्यू समझने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि t को हमने रूट a अपॉन बी लिया था, है ना, तो रूट ऑफ a अपॉन बी की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो 1/2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर दिस इज 2 तो स्क्वायर करने के बाद a अपॉन बी इज 4, राइट। तो a अपॉन बी जो रेशियो है, इन दो नंबर्स का जो रेशियो है वो 4/1 है, 4:1 है, और वो ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन था, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, यस बच्चों, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने रूट ऑफ a अपॉन बी को टारगेट किया है, क्योंकि a अपॉन बी सवाल में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि आखिरी सवाल होगा इस पर्टिकुलर डीपीपी का, डीपीपी 1 का। अच्छा सवाल है ये, बहुत ही स्मार्ट सवाल है, राइट। किस तरीके से जनरल टर्म को ऑब्जर्व करना है, अगेन ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो यार अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये सवाल काफी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कैच करने के लिए। तो रादर आई वुड से कि यार आप अटेम्प्ट करो, और आपका जो भी अटेम्प्ट होता है उससे हैप्पी हो जाओ। 5 से 10 मिनट ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को, फिर सोल्यूशन देखो और फिर सीखो वहां से कि अरे वाह, ये भी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें, बट कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर चुके हो तो आप तोड़ना शुरू कर चुके हो बच्चों। आप ऑलरेडी उस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर चुके हो जिसकी मंजिल जो है काफी दूर है, बट आप सही दिशा में हो, ठीक है। और अगर ये नहीं आपको खुद से आया तो सोल्यूशन देख के सीखो, और बहुत बहुत रेडी हो जाओ उस कदम से कदम मिला के उस रास्ते पे चढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। बहुत बहुत की है बच्चों, राइट। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं 9, 18, 30, 45, 63, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या मैं यहां से 1/3 कॉमन ले सकता हूं, और ब्रैकेट में ये लिख सकता हूं कि 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि 3 6 18, 3 कॉमन लिया, 3 10 30, प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/21 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। तो आई होप ये क्लियर है सबको, आई होप ये क्लियर है। अब द थिंग इज, कोई भी टेलीस्कोपिक सीरीज में सम निकालने के लिए या तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए, या तो टेलीस्कोपिक सीरीज में माइनस इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस दिख नहीं रहा है, राइट। और हमेशा इन जनरल डिनोमिनेटर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इस 3 को तो मैं 1 × 3 लिख सकता हूँ, है ना। 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, रिपीट हो रहे हैं नंबर्स तो। 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, अब थोड़ा अजीब हो रहा है नंबर, 3 × 5 लिख सकता हूँ। तो ये नंबर जो है एक स्मूथ फ्लो नहीं बना रहे, 1 × 3, है ना, 2 × 3, फिर ये 2 × 5, ये 3 × 5, ये 3 × 7। आपको लग सकता है कि यार हर नंबर में 3 है, इसमें नहीं है ना, तो ये फ्लो नहीं बना रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये आपको सिंप्लीफाई करके नहीं देगा चीज, है ना। तो और क्या दे सकता है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो बच्चों, तो अगर मैं ये सारे नंबर जो हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए।
राइट। तो यही वो थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा, राइट। बट अगर ये यहां तक आपने कैच कर लिया है तो अमेजिंग है, अदरवाइज आपको बहुत कुछ सीखने मिला है इस प्रॉब्लम से, उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए, राइट। और इस टेक्निक को याद रखिए, किस तरीके से इस प्रॉब्लम ने इस टेक्निक ने हमें हेल्प किया था, राइट। अंदर क्या आएगा अभी एक बार देख लेते हैं, राइट। 2 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं दोस्त, है ना। 2 जो है न्यूमरेटर में हर जगह है, तो उसको कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं, राइट। अब अंदर जाते हैं, अंदर क्या है 1/6, 1/6 प्लस 1/12, राइट, प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस यहां से हमने सोटू से 2/3 कॉमन लिया और बाकी के टर्म्स वही है। तो अब ये किस काम का है, क्यों किया, क्यों है हमने ऐसा, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 6 है ना, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हो। ये जो 12 है इसको आप 3 × 4 लिख सकते हो। 20 जो है उसको आप 4 × 5 लिख सकते हो। 30 जो है उसको 5 × 6 लिख सकते हो। और एक पैटर्न बन रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट। 2 × 3, फिर 3 × 4, फिर 4 × 5, फिर 5 × 6, 6 × 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये आप एक ऐसे पोजीशन में ला चुके हो जहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना डुएबल है, पॉसिबल है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस सम को कुछ ऐसा लिखेंगे, बाहर 2/3, अंदर ये 6 जो है वो 2 × 3 है बच्चों, राइट। तो हमें 2 और 3 ऐसे दो फैक्टर्स मिले, और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस 1 है, इन दोनों में डिफरेंस 1 है, इन दोनों में डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। तो क्या उस डिफरेंस को, क्या उस माइनस को हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्या इस 1 को हम 3 - 2 लिख सकते हैं अपॉन 2 × 3, क्या इस 1 को हम 4 - 3 लिख सकते हैं अपॉन 3 × 4, क्या हम इस 1 को 5 - 4 लिख सकते हैं अपॉन 4 × 5, और ये चीज चलती जाएगी, राइट। क्योंकि अब हमें हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज मिल गया है, जिससे कि ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है, राइट बच्चों। 7 - 6 अपॉन 42, 6 × 7, एंड दिस विल कंटिन्यू, राइट, दिस विल कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या देने वाला है बच्चों, ये सिंप्लीफाई होके बाहर 2/3 और अंदर 3 डिवाइडेड बाय 2/3, 3 कैंसल्स हाफ, -2 कैंसिल 1/3, प्लस 4 कैंसिल 1/3, -3 कैंसिल 1/4, 5 कैंसिल 1/4, 4 कैंसिल 1/5, प्लस माइनस देख लीजिए, प्लस माइनस है बस 1/5, ये प्लस है, ये -1/6, 1/6 -1/7 एंड सो ऑन। तो क्लियरली इनफाइनाइट टर्म्स है, तो दिख रहा है -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1/5, इतनी खुशी, सारी चीजें कैंसिल होके आंसर जो है 2/3 इंटू हाफ आया, उसमें भी 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो सम जो है आपका 1/3 आया। और अगर सम m/n है, 1/3 है, तो आपको पूछा गया है व्हाट इज m + n, एंड दैट इज व्हाई m + n का वैल्यू इज 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, राइट। तो आई होप सबको समझ में आया होगा बच्चों। अच्छा प्रॉब्लम है ये, अच्छा प्रॉब्लम है, जहां पे जो है हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि किस तरीके से हमने ये पैटर्न निकाल लिया है, तो काफी खूबसूरत तरीके से ये पैटर्न निकाला है बच्चों। पहले 3 कॉमन लेके बाहर डाल दिया है, फिर जो नंबर्स हैं उनमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो हमने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो कि इतना इजी नहीं है सोचना, है ना। बट जैसे ही हमने वो किया, हमें बहुत खूबसूरत एक पैटर्न दिखा, जहां पे दिखा कि ये दोनों फैक्टर्स में डिफरेंस 1 है। टेलीस्कोपिक सीरीज में डिफरेंस इज द की, 1 को इन दोनों के डिफरेंस में लिखा, 1 को इन दोनों के डिफरेंस में, और यही चीज हर जगह की स्प्लिट किए, हर टर्म जो है अब 2 टर्म आए विद अ माइनस साइन, टेलीस्कोपिकली सारी चीजें कैंसिल, सिंप्लीफाई, सीरीज सॉल्व, और सही आंसर 1/3 m + n की वैल्यू
4, राइट बच्चों। तो यहीं पे हमारा डीपीपी 1 खत्म होता है। काफी बढ़िया तरीके से हमने सारे सवाल देखे, राइट। दिस इज डन। द नेक्स्ट सोल्यूशन, द नेक्स्ट सेशन विल बी सॉल्यूशंस टू डीपीपी 2, राइट। तो यार अच्छे से सारे कंसेप्ट्स पढ़ लीजिए। इन केस अगर आपने कंसेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, सारे के सारे आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, राइट। डेडिकेटेडली कंसेप्ट्स को समझिए, फिर डीपीपी की तरफ जाइए। तो यस बच्चों, अगला डीपीपी में लेवल थोड़ा बढ़ेगा, राइट। तो बिल्कुल डरिए ना, अटेम्प्ट कीजिए और फिर साथ में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस टू डीपीपी 2। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।